तो हम लोगों ने कर लिया था 150 क्वेश्चन तक, जो हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो 150 क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम लोग चलेंगे 151 से। 151 से इसमें देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 151 है, इसको हम दूसरे वीडियो में ऐड करेंगे। जैसे एक वीडियो हमने डाल दिया अभी, ठीक है, एक वीडियो हमने अभी तक डाल दिया है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर्स है वो, और जो बन सकने वाले क्वेश्चन है वो दोनों हैं, और मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, एकदम हूबहू मिलेंगे, देखिएगा आप एग्जाम के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 151 से। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या और भी आने वाले एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट का, तो पर्यावरण तो बदल नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन फैक्ट तो वही रहेंगे, डाटा वही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये कर लेना। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और लगेगा कि तैयारी हमारी बढ़िया हो रही है। और लगभग जितना है इतने क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो अब लगभग 150 हो गया, और लगभग अब 100 क्वेश्चन और करेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 151 है कि पिछली शताब्दी में यानी सन 2000 के पहले और 1900 के बाद भारत की सतह के तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको ये बताना है 151 का। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 151, ये 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कुल कितने मिशन शामिल हैं। बताओ। 152 का सी होगा, 152 का सी होगा। 8 मिशन शामिल है, 8 मिशन शामिल है, 8 मिशन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। राष्ट्रीय सौर मिशन का संशोधित लक्ष्य 2030 तक कितनी सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। राष्ट्रीय सौर मिशन का संशोधित लक्ष्य 2030 तक कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। 20 गीगावाट, ये तो हो ही नहीं सकता। 500 गीगावाट, 280 गीगावाट, कितना हो सकता है बताइए। 153 का कितना होगा, सी होगा 280 गीगावाट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154। 154 राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को कितना प्रतिशत बढ़ाना है। 154 का क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 20% बढ़ाना है। अब हम लोग चलते हैं 155 पर। देखो, किस कॉप सम्मेलन में, ठीक, GCF यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की नींव रखी गई थी। 155 का कौन सा आंसर होगा, बताओ। बी, यानी कॉप 16। कॉप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 कहाँ हुआ था, कानकून में, ठीक, कानकून। इसी में GCF की स्थापना की गई थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156, लॉस एंड डैमेज। क्वेश्चन नंबर 156, हानि एवं क्षति, लॉस एंड डैमेज तंत्र की स्थापना किस कॉप में हुई थी। बताओ। 156 का है, बताओ। ये हो जाएगा कॉप 19, वारसा में हुई थी। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की कॉप 16 कानकून में हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 157, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितनी डिग्री नीचे रखना है। पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को
पूर्व औद्योगिक स्तर से कितनी डिग्री नीचे रखना है? 2 डिग्री सेल्सियस, ये सी हो जाएगा। और आइडियली कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 157 का कितना हो जाएगा? सी। ये अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158। देखो, ओजोन का सांद्रण कितने डाप्सन यूनिट डी ओजोन का सांद्रण कितने डाप्सन यूनिट नीचे गिरने पर उसे ओजोन छिद्र माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 158 का? बताइए। ओजोन छिद्र कब माना जाएगा? जब ओजोन की कंसंट्रेशन में कितने डाप्सन यूनिट से नीचे हो जाएगा। जब ओजोन, ये हो जाएगा सी 220 डी। ये 220 डी आंसर हो जाएगा सी। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन विघटनकारी पदार्थ नहीं है? ओडीएस नहीं है, बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी ये है, एचएफसी है, मिथाइल ब्रोमाइड है, हैलॉन्स है, कौन नहीं है इसमें से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ 159 का कौन सा होगा? 159 का कौन सा होगा? सी, एचएफसी। बाकी ये सीएफसी, हैलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड है। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 160। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी? 160 का क्या होगा? 160 का क्या होगा? बी, 1985 में। 1985 में, इसको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 161। किगाली समझौते का मुख्य लक्ष्य किसके उत्सर्जन को कम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, एचएफसी के, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के? बताओ। किगाली समझौता किससे संबंधित है? कहीं सी से तो नहीं संबंधित है? हाँ, सी से है, एचएफसी से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। किगाली समझौता। अब बताओ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 162 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ शामिल है? कहीं 6 अनुसूचियाँ तो नहीं शामिल है? बताओ। 6 अनुसूचियाँ हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, 163। उत्तराखंड के रैनी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चला था? तो चिपको आंदोलन चला था, बी सही हो जाएगा। और बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में चला था। मैती आप देख लीजिए। अपिक्को कहाँ चला था, ये सबका ध्यान रखना, अभी मिलेगा सब 163 में, बी हो जाएगा। चलो, अपिक्को जो है साउथ में चला था। और चलो, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है 164 का? नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, कि मन्नार की खाड़ी है? बताओ 164 का कौन सा होगा? 164 का सी होगा, नीलगिरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताओ। बोर है कि दुधवा है, अमानगढ़ है, कि पेंच है? कहीं से ध्यान लगाओ। 165 का कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व ना, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का। अब देखो, लिखा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का कारण क्या हो सकता है? केवल प्राकृतिक कारण हो सकता है? बताओ। ये केवल मानवीय हो सकता है? ये केवल विवर्तनिक हलचल? ये सी होगा, प्राकृतिक, मानव निर्मित कारण, दुर्घटना, लापरवाही। मतलब ये सब किसी भी कारण से हो सकता है, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। चलो, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 166 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। देखो, आपदा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो मानव जीवन की क्षति तो होती है, संपत्ति का विनाश होता है, पर्यावरण का विक्षरण होता है, समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता में वृद्धि थोड़ी होती है, डी हो जाएगा, कमी हो जाती है। जब सब चीज़, जब धन संपत्ति, पर्यावरण, सब चीज़ का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो कहाँ से मुकाबला करने की वृद्धि हो जाएगी क्षमता में। चलो, क्वेश्चन नंबर 167 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 168। लिखा है, आपदाओं के वर्गीकरण में
टेक्टोनिक आपदा यानी विवर्तनिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? बाढ़, टिड्डी आक्रमण, ज्वालामुखी की भूस्खलन। 168 का कौन सा लगाओगे? हो जाएगा टेक्टोनिक कौन सा है? ज्वालामुखी, वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 169 है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूकंप को, अर्थक्वेक को कैसे परिभाषित किया गया है? तो 169 का कैसे हो जाएगा? 169 का हो जाएगा, बताओ 169 को कैसे? धीमी गति से होने वाली घटना है भूकंप, या बिना चेतावनी के होने वाली घटना जिसमें भूमि का हिंसक कंपन शामिल है, यही होगा बी। ठीक, इसका हो जाएगा बी। 169 का बी होगा। अब हो जाएगा 170 आता है। देखो 170 है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर प्रतिवर्ष कितनी दूरी तक खिसक रही है? जो भारतीय प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट की ओर कितनी दूरी? तो लगभग 50 mm तक प्रतिवर्ष खिसक रही है। अब चलो 171 है कि भूकंपीय जोन 5 जो कि सर्वाधिक एक्टिव है के अंतर्गत भारत का कितना भूभाग आता है? 171 है क्वेश्चन नंबर। बताओ कितना भाग आता है? ये कितना भाग आता है भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत भारत का? तो ये आता है 11% आता है। देखो दिल्ली NCR क्षेत्र किस भूकंपीय जोन के अंतर्गत आता है? 4 या 5? 172 बताओ। ये आता है 4, जोन 4 में आता है दिल्ली। देखो अब आता है कि 1967 में कोयना जो कि महाराष्ट्र में है, भूकंप आया था, किस कारण से आया था? ज्वालामुखी विस्फोट से, कि जलाशय प्रेरित भूकंपीयता से, है या सुनामी से, या विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ किस कारण से आया था? 173 है, ये आया था इससे, कोयना में जलाशय प्रेरित भूकंपीयता से आया था। ये चीज़ का याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आया था कि आधुनिक भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप जो कि भुज गुजरात में किस तिथि को आया था? बताओ। यह आया था 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को। कितना? 174। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो मुझे हल्का फुल्का याद है। 174 का सी। अब चलो, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? ये 11,098 किलोमीटर है। 175 बताओ। 175 के बी। अब बढ़ गई ना, 11,098 किलोमीटर है कुल। अब 176, विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कितना प्रतिशत भारत में आता है? बताओ कितना परसेंट आता है? 176 का क्या होगा आंसर? 176 का सी हो जाएगा, 10% आता है, 10%। अब हो जाएगा 177। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 177 है, अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में कितने गुना अधिक चक्रवात आते हैं? इसका मतलब यह है कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था कि भारत में आता 10% आता है विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, और अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में कितने गुना अधिक चक्रवात आते हैं? तो बताओ 177 का कौन सा होगा? सी, यानी 4 गुना अधिक आता है। 4 गुना अधिक आता है। इस सब फैक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं भाई। अब बताओ 178 IMD, ये भारतीय मौसम विभाग है। IMD इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार वर्षा की कमी दीर्घकालिक सामान्य से कितने प्रतिशत होने पर सूखा घोषित किया जाता है? लिखा है IMD के अनुसार
वर्षा की कमी दीर्घकालिक सामान्य से कितने प्रतिशत होने पर सूखा घोषित किया जाता है? बताओ 178 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। सामान्य से अगर 26% कम हो रहा है तो सूखा घोषित हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, 78 हो गया, देखिए हाँ। अब चलते हैं 79। जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चन बहुत करना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। लिखा भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा पुराने सूखे है, ये सब पुराने सूखे की समस्या से ग्रस्त है, यानी क्रॉनिकली ड्रॉट प्रोन की समस्या से ग्रस्त है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 179 का कितना हो जाएगा? क्या 68% हो जाएगा, 33% हो जाएगा, 12% हो जाएगा या 40% हो जाएगा? तो 179 का क्या हो जाएगा? बी, 33% हिस्सा पुराने सूखे की समस्या से ग्रस्त है, यानी अत्यधिक क्रॉनिकली ड्रॉट कितना प्रतिशत, यानी अत्यधिक है तो हो जाएगा 33% होगा ये, 33%, 179। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 अर्थात 180। 180 का है ये कि भारत का कितना भूमि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है? लैंड स्लाइड के प्रति सेंसिटिव है। भूस्खलन, जब मलबा गिरता है पहाड़ों से या मिट्टी का धंसाव हो जाता है, जान माल की क्षति होती है। बताओ 180 का, पहाड़ों में अक्सर घटनाएं देखने को मिलती है। 180 का ए हो जाएगा 12.6, यानी 12.6% भूमि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति, लैंडस्लाइड के प्रति संवेदनशील है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181। जंगल की आग के किस प्रकार में पेड़ों के शीर्ष जलते हैं, यानी ऊपरी भाग, और आग हवा से तेजी से फैलती है? बताओ, भूमिगत आग, सतही आग, जमीनी आग या क्राउन फायर? क्राउन फायर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लो, सोच लो, तो 181 का क्राउन फायर ही होगा। भूमिगत आग कैसे होगी जब शीर्ष कह रहे हैं, और सतही आग कैसे होगी जब शीर्ष कह रहे हैं, जमीनी आग कैसे होगी? तो क्राउन फायर ही होगा। क्राउन ताज, पेड़ों के शीर्ष जलते हैं ऐसे। 181, 182 है, भारत का कितना क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है? बताओ कितना क्षेत्र? 40 मिलियन, 100 मिलियन, 20 मिलियन हेक्टेयर, 60 मिलियन? 20, 40, 60, 100। 20 के बाद 40, 40 के बाद 20 बढ़ गया 60, डायरेक्ट 100 मिलियन हेक्टेयर। 182 का आपको बताना है, तो 20 के बाद 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 182 का आपका बी, 40 मिलियन हेक्टेयर है, 40 मिलियन हेक्टेयर। अब चलो क्वेश्चन नंबर, भारी वर्षा की शुरुआत के कितने घंटों के भीतर होने वाली घटना को आकस्मिक बाढ़ कहते हैं? बताओ, फ्लश फ्लड कहते हैं। अगर भारी वर्षा है, हो रही है, और उसके कितने घंटों के भीतर घटना को आकस्मिक बाढ़ कहते हैं? बताओ 183 का कौन सा हो जाएगा? बताओ 6 घंटे, 183 का 6 घंटे होगा, यानी आप चलते हैं 183 हो गया। आप चलते हैं 184। इंडिया क्वेक, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है। इंडिया क्वेक मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? बाढ़ की चेतावनी, वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी, चक्रवात की ट्रैकिंग? हमें लगता है वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी होगा क्या? 184 का बी। क्या संभव है? कुछ तो होगा, ये भी होगा। ये इंडिया को एक मोबाइल ऐप है, वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी। 184, 185 है, आपदा प्रबंधन चक्र के किस चरण में बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत अपनाया जाता है? समन में, यानी मिटिगेशन में, प्रिपेयर्डनेस में, रेस्पॉन्स में, रिकंस्ट्रक्शन में? अर्थात समन में, तैयारी में, त्वरित अनुक्रिया में, पुनर्निर्माण में?
ये हमें लगता है 185 का डी होना चाहिए, बाकी तो हाँ 185 का डी होगा, क्योंकि देखो लिखा है बिल्ड बैक बेटर है, ये पुनर्निर्माण में ही अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग कर लिए हैं 185। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गृह मंत्री होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं। 186 का क्या होगा, दो सी होगा। 186 का सी होगा। कौन होंगे, हमारे होंगे प्राइम मिनिस्टर, एनडीएमए का अध्यक्ष अर्थात इस समय है मोदी जी। और डीडीएमए का कौन होगा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होगा, तो जिला कलेक्टर होगा। जिला कलेक्टर होगा अर्थात डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये होगा बी, ऑप्शन बी डीएम। अब होगा राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वर्तमान में कितनी बटालियन है। 188 में बताओ, 188 है, कितनी बटालियन है। ये हो जाएगा 188 का क्वेश्चन, तो कितनी बटालियन, 16 बटालियन है इस समय, 16 बटालियन है, 16 बटालियन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189, प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष जारी की गई थी। क्या 2005 में जारी की गई थी। 189 का क्या होगा आंसर, कि 2016 में। 189 का सी, कि प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष जारी की गई थी। 189 का सी, 2016 में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 कि प्रधानमंत्री के 10 सूत्रीय एजेंडा में आपदा प्रबंधन में किसकी भागीदारी और नेतृत्व पर बल दिया गया है। बच्चों की, महिलाओं की, केवल वैज्ञानिकों की, तो महिलाओं की होगी। कुछ क्वेश्चन है 190 के बी, कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही पता चल जाएगा। अब 190 हो गया, 191 हो गया, 91 चलते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत के लिए गठित एनडीआरएफ फंड है का वित्त पोषण किस शुल्क से होता है। जीएसटी से, कारपोरेट टैक्स से या उपकर से, बताओ किससे होता है? ये होता है राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, एनसीसीडी। अब चलते हैं 192। देखो, आपदा मित्र योजना, आपदा मित्र योजना के तहत कितने जिलों में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपदा मित्र योजना के तहत कितने जिलों में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताओ। 192 है ये, इसका हो जाएगा सी, 192 का सी, 30 जिलों में। अब बताओ 193 भी लोग पढ़े थे 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का लीकेज हुआ था, तो एमआईसी का हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट बी। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 194। 194 है कि 2013 की उत्तराखंड बाढ़ को 13 में आई थी, किस नाम से जाना जाता है। क्या इसको हम बादल विस्फोट कहेंगे, 194 को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हैं? क्या हिमालयी सुनामी कहेंगे, पहाड़ी चक्रवात कहेंगे, बताइए, बताओ बताओ। इसको कहेंगे हिमालयी सुनामी, 194 का। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 195, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। सीडीआरआई का है। मतलब आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, या विश्व मौसम WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, रेड क्रॉस,
आपदा राहत परिषद, बताओ। 195 का बताओ। ए होगा इसका। CDRI का संस्थापक सदस्य है इसका, CDRI का। लिखा कि 196 है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं। 196 में कितनी धाराएं हैं? ये हो जाएगी 79 धाराएं हैं। 79 धाराएं हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। अब बताओ 197 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार समन यानी मिटिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हैं? आपदा के जोखिम या प्रभाव को कम करना, ये हो सकता है 197 का। बताओ, यही होगा, बी होगा। 197 हो गया। हम लोग चलते हैं फिर आ गया हमारा NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? 198 का सी, अभी हम लोग पढ़े भी थे, प्रधानमंत्री होते हैं। अब हो गया 199 के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के सह अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो DM होते हैं, सह अध्यक्ष कौन होते हैं? बताओ। जिला मजिस्ट्रेट। 199 का ये होगा, जिला मजिस्ट्रेट, यही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। 200 क्या है कि राहत सामग्री या धन का दुरुपयोग या गबन करने पर, ठीक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 कितनी सजा का प्रावधान है? बताओ। 3 वर्ष तक की जेल है क्या 2 वर्ष जेल और जुर्माना है? क्या है ऑप्शन? आप पढ़ लीजिए चारों में से। केवल जुर्माना है, ABCD ऑप्शन है, या एक ऑप्शन और नीचे दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो ऑप्शन है चारों में से। 1 वर्ष तक जेल या जुर्माना, और धारा 53 है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। क्वेश्चन नंबर 200 है, ये हो जाएगा 2 वर्ष तक जेल और जुर्माना, ठीक है। अगर गबन होता है धन का, राहत सामग्री में धन का गबन होता है जो जारी किया गया है, तो 2 वर्ष का जेल और जुर्माना हो जाएगा प्रूफ होने पर। 201, क्वेश्चन नंबर 201, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, अब इसमें संशोधन भी हो गया है। 25 के अनुसार आपदा की मानव निर्मित कारणों में क्या शामिल नहीं होगा? आपदा की मानव निर्मित कारणों में शामिल नहीं होगा दुर्घटना, लापरवाही, पर्यावरण क्षरण। बताओ। कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति। 201 का क्या होगा? 201 का क्या होगा? सी। तो आदमी खुद ही अनुमान लगा लेगा वहाँ पे कि मानव निर्मित कारण में कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति थोड़ी शामिल होगा आपदा में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जाएगा? राज्य की राजधानी और नगर निगम वाले शहरों में। बताओ 202 का क्या होगा? यही होगा, राज्य की राजधानियों में और नगर निगम वाले शहरों में, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 202। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ेंगे कि 203 में लिखा क्या है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत भेदभाव का निषेध किया गया है? कि भेदभाव का निषेध किस में किया गया है? धारा 61 में, 61 में। अब हम लोग चलते हैं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी अर्थात राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित सदस्य या संबंधित केंद्रीय मंत्रालय का सचिव, रक्षा मंत्री, गृह सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं। 204 का क्या होगा? बताओ। डी है, डी होगा, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। क्या
राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष। चलो अब देखो, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार जिला योजना यानी डिस्ट्रिक्ट प्लान की समीक्षा कितने समय में होनी चाहिए? हर साल या कम से कम हर 2 साल में एक बार? इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। जिला डिस्ट्रिक्ट प्लान की जिला योजना की समीक्षा कितने समय में होनी चाहिए, जो अधिनियम 2025 में आया है? हर 5 साल में, हर 3 साल में? 205 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका हो जाएगा बी। ये देखो, कम से कम हर 2 साल में एक बार कम से कम होना ही चाहिए, बी। ये हो गया आंसर 205 का। अब हो जाएगा 206। आपदा की गंभीरता के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अनुसार कितनी सजा हो सकती है? बताओ। 206 का क्या हो सकता है आंसर? अगर झूठी आप फैलाएंगे अफवाह तो 1 वर्ष तक का जेल हो जाएगा या जुर्माना हो जाएगा। ऑप्शन सी ये। अब हम लोग चलते हैं 207। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का नियंत्रण किसके पास होता है? एनडीएमए के पास होता है? 207 का सी हो सकता है, बताओ। हाँ, 207 का सी हो जाएगा आंसर। चलो आपदा के दौरान निर्देशों का उल्लंघन पर निर्देशों का अगर आप उल्लंघन करते हैं आपदा के दौरान, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन 2025 के अनुसार अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 208 का बताओ, टाक से बताओ। 200 का 10,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा अगर आपको निर्देश दिया और आपने उसका उल्लंघन किया या पालन नहीं किया तो। अब 209 आएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा? बताओ। 209 का बी। इसमें क्या कितने सदस्य हो सकते हैं? 8 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा। चलो ये भी हमने जान लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ठीक, मतलब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, एनसीएमसी अध्यक्ष कौन होंगे? बताओ। 210 का क्या होगा आंसर? 210 का आंसर क्या होगा? कैबिनेट सचिव। इन लोगों को भी बहुत काम दिया गया। कैबिनेट सचिव होंगे एनसीएमसी के अध्यक्ष, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 211। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के अनुसार किन न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के विरुद्ध वाद सुनने का अधिकार है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के अनुसार किन न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के विरुद्ध, अगर कार्रवाई हो गई है और इसके विरुद्ध कोई वाद करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, केवल दीवानी न्यायालय या कोई भी न्यायालय नहीं, कौन सा कर सकता है? 211 बताओ। जी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। मामला संगीन है। 212। क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या शामिल है? संसाधनों की केवल राहत वितरण? क्या शामिल है? संसाधनों की पहचान, अर्जन व प्रशिक्षण। 212। ये तो आदमी खुद ही देख के
अनुमान से ही लगा देगा कि हाँ ये केवल यहाँ लगा है। और कैपेसिटी बिल्डिंग में ही थोड़े होगा, पहचान, अर्जन, प्रशिक्षण सब चीज़ें शामिल होगी। 213 हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NIDM। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये संस्थान हो गया, प्रबंधन नहीं है। ये NIDM है का मुख्य कार्य क्या है? आपदा के समय यही है, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन को बढ़ावा देना। 213 के बी यही होगा आंसर इसका, 213 का बी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 214 पर। 214 क्या है? राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का नियंत्रण कौन करता है? राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का, SDRF का नियंत्रण कौन करता है? SDMA के अध्यक्ष करते हैं। ये राज्य कार्यकारी समिति करती है। सेक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। बताओ, दोनों में से एक को तो करना चाहिए 214 का। अब 214 में दोनों में से कौन हो सकते हैं? सेक ही करती है। 214 का बी, राज्य कार्यकारी समिति। इसका हो जाएगा सेक, राज्य आपदा प्रतिक्रिया का नियंत्रण। जो निधि है ना, ये राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि SDRF का नियंत्रण कौन करता है? यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का, तो ये करती है राज्य, ये सेक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, आपदा के दौरान संसाधनों का अधिग्रहण। संसाधनों का अधिग्रहण आपदा के दौरान, ठीक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के अनुसार किसके आदेश द्वारा किया जा सकता है? तो 215 का क्या होगा आंसर? केवल लिखा होगा सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 215 का बी, ये बी होगा। अब हम लोग चलते हैं अरे इसका मतलब संसाधनों का अधिग्रहण है कि भाई जब आ जाएगा, मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो आदमियों को सुरक्षित जगह पे ले जाना होगा ना कहीं पर, तो कहाँ पे ले जाओगे? ये चीज़ें हैं। एक उदाहरण मान लीजिए कि ले जाना है तो कहीं कहीं संसाधनों मतलब किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में भोजन, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो यही सब है। तो चलो 215 हो गया। 216, 216 क्या है कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार राष्ट्रीय योजना को कम से कम कितने वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है? बताओ, 2 साल में कि कितने में करना है? हर 5 साल में आपको अपडेट ही करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 217, किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध किए जाने पर, ठीक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2055 की धारा 55 के अनुसार किसे दोषी माना जाएगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को माना जाएगा 217, और किसे माना जाएगा? विभागाध्यक्ष को, बी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को माना जाएगा। चलो आपदा, अब क्वेश्चन नंबर 218, आपदा की स्थिति में सामग्री की आपातकालीन खरीद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2050 की धारा 50 की 50, हाँ, किस प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है? मतलब आपदा है और सामग्री चाहिए आपको, आपातकालीन खरीद है के लिए, तो इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50 में प्रावधान है
किस प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है? भुगतान प्रक्रिया में कि सामान्य टेंडर प्रक्रिया में? 2018 के बी हो सकता है, बताओ। 2000, हाँ, कितना होगा बताओ? बी, सामान्य टेंडर प्रक्रिया में छूट दी जा सकती है, बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219। उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट सचिव करते हैं, आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री करते हैं, या वित्त सचिव करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, या प्राइम मिनिस्टर करते हैं? कौन करता है चारों में? जल्दी से बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। 219 में कौन सा होगा? ये वो करते हैं, आपदा प्रबंधन के प्रभारी मंत्री करते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 220 कि शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन होता है? बताओ। नगर आयुक्त, जिला कलेक्टर, मेयर, स्थानीय विधायक? मेयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कि नगर आयुक्त कौन होता है बताओ? 220 में कौन सा होगा? शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, ये 220 का सी। अब होगा 221 का कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यदि निर्देश न मानने से जीवन की हानि होती है तो अधिकतम जेल कितनी हो सकती है? 221 का हो जाएगा आपका कौन सा? 2 वर्ष का हो सकता है जेल। ये अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यदि निर्देश न मानने से जीवन की हानि होती है तो अधिकतम जेल 2 वर्ष की हो सकती है। अब 221 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 222। अब हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे साइंस टेक चाहे ग्रामीण विकास, क्योंकि वो भी 5 नंबर का आएगा। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि NDMF का नियंत्रण किसके पास है? NEC के पास होता है। 222 का हो सकता है, बताओ। किसके पास होगा? NDMA के पास होगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास नहीं होगा, ये होगा NDMA के पास, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। किसकी? NDMF, यानी नेशनल डिजास्टर मिनिमाइजेशन फंड। चलो देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223। राज्य कार्यकारी समिति स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, बताओ। ये राज्य का मुख्य सचिव होता है। 223 का कौन सा होगा? ये होगा 223 का बी। राज्य का मुख्य सचिव होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। सेक का। अब हम लोग चलते हैं 224 का। इसमें लिखा है कि 224 है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करनी होती है? धारा 70 के अनुसार, ठीक। केवल राष्ट्रपति के पास, केवल प्रधानमंत्री के पास, संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। सी, संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष। अब देखो, सद्भावना 225 अर्थात गुड फेथ में किए गए कार्यों के लिए अधिकारियों को किस धारा के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है? तो धारा 73 और 74 के तहत इनको प्रतिरक्षा प्राप्त। मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं, वो तो गुड फेथ में किए जाने अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, तो इसीलिए उनको कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त है। दो 226 भूस्खलन मानचित्रण यानी लैंड स्लाइड मैपिंग के लिए भारत में कौन सी एजेंसी नोडल एजेंसी है?
क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जीएसआई है, भूवैज्ञानिक बताओ, भारतीय जीएसआई है या आईएमडी है या एनआईएच है या एफएसआई है? आप पढ़िए। ये आईएमडी अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, भारतीय वन सर्वेक्षण है। तो 2 to 6 में कौन सा होगा जो आपके भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड मैपिंग के लिए नोडल एजेंसी है? तो ये होगा बी। नाम से ही पता चल जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा। अब दोस्तों चलते हैं 27। अब देखो 27 में कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो का मुख्यालय कहाँ है? बताओ, विस्फोटक सिक्योरिटी आज कौन सा है? पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेसो का, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन। इसका सोच के बताओ, थोड़ा सा अपने मन में कर लो। इसका हो जाएगा 227 का सी, नागपुर है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो, यानी ये नागपुर में है। इस चीज़ का ध्यान रखना, 227 पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 228 का कि आपदा रोधी सड़कों के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण कौन सी संस्था करता है? कौन सी संस्था ये बताता है कि ऐसे सड़क बनेगी जिससे आपदा का प्रभाव उस पर कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इस पर हो जाएगा भारतीय सड़क कांग्रेस हो जाएगा, इंडियन रोड कांग्रेस, IRC। बताओ 228 का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आदमी अनुमान लगा लेगा, कर ले जाएगा। अब चलो, भारत में बाढ़ पूर्वानुमान की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? बताओ कौन सी है? ये क्या CPCB है या CWC है या IITM है? इसमें से चारों में से बताइए। ICAR है 1929 का, बताओ। केंद्रीय जल आयोग है भाई। बाढ़ पूर्वानुमान की जो है मुख्य नोडल एजेंसी केंद्रीय जल आयोग है, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। अब हम लोग चलते हैं 230। 230 क्या है कि हिमस्खलन एवलांच की बात कर रही है। नोडल एजेंसी रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? अब इसमें बता दिया कि जो भूस्खलन होता है, जैसे लैंडस्लाइड नहीं होता है, ऐसे हिमस्खलन होता है। जैसे बर्फ़ पिक्चरों में देखे होंगे हॉलीवुड के, उसमें दिखाया गया है जिसके कैसे बर्फ़ के बड़े बड़े जो पैक होते हैं कैसे गिरते हैं, सिल्लियाँ होती हैं कैसे पिक्चरों में। हिमस्खलन की नोडल एजेंसी, अब इसमें बता दिया कि नोडल एजेंसी कौन है? रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान, DGRE कहाँ पर स्थित है? ये ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा कुछ ना कुछ ऐसे बता के। रक्षा भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान है। तो 230 का है, कौन सा हो जाएगा? बी, चंडीगढ़ में है भाई ये 230 का। अब हम लोग चलते हैं 231 का। चलो 231 होगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। बताओ बताओ कब हुई थी 231 की सी? AERB की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1983 में 231, ये सी AERB की स्थापना। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232। सुनामी अर्ली वार्निंग के लिए भारत
की नोडल एजेंसी कौन सी है? इसरो है, एनआईओ है, एनआरसी है, ये है इनक्वाइस यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। बताओ। यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बताओ कौन सा है इसमें? 232 का कौन सा है? ए हुई होगा, ये यही है, इतना बड़ा नंबर है ये इनक्वाइस। चलो, हाँ ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेंडाई फ्रेमवर्क SFDRR के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है? बताओ। 2015 से 30 तक है। 233 का बताना है, जल्दी से सोच लो। 233 का सी है ये 2015 से 30 तक का सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समय सीमा यही है। 234 क्या है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसकी वैश्विक पहल है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसकी वैश्विक पहल है? बिम्स्टेक की है, G20 की है, सार्क की है, संयुक्त राष्ट्र की है? तो 234 का कौन सा हो जाएगा? बी। ये है यूनाइटेड नेशंस की, ये बी संयुक्त राष्ट्र की है भाई। ये अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो 35 है कि मलबे में दबे लोगों को खोजने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए मानक कौन तय करता है? USAR। इसका मतलब ये हुआ कि मलबे में दबे लोगों को खोजने वाली अंतर्राष्ट्रीय टीमों को मानक कौन तय करता है? 235 का क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया है। अब मान लो कोई अनुमान लगाना चाहे, मान लो नहीं आ रहा है, तो GFDRR, UNDRR, यूनेस्को। अब इसमें सीधे सीधे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह। अब इसका ये हो जाएगा डी, तो एकदम सही आंसर हो गया। लेकिन अगर यही दे दिए केवल शॉर्ट में ये INSARAG, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 235 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236। ये आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जिनेवा में है, 236 का है, बताओ कहाँ पर है? 236 का कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। 236 का बी नई दिल्ली में है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस आपदा की नोडल एजेंसी है? फॉरेस्ट फायर की है, वना, जिसका नाम से क्या पता चल रहा है ये कि इसी की होगी, सी की, वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग की। अब 238 चलते हैं, 238। आपदा प्रबंधन में नई तकनीक जैसे AI और ड्रोन के उपयोग हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? TIFAC यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल करती है, या CPCB करती है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है, या बार्क करती है, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, या नीरी करती है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताओ क्या करती है? बताओ। CPCB करती है, क्या करती है? 238 का क्या होगा? ए होगा, यही करती है ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, यही करती है। AI और ड्रोन उपयोग हेतु यही संस्था है। चलो 238।
वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान WIHG कहाँ स्थित है? 239 देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। 239 हो गया। 240 क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अपना वर्तमान नाम किस वर्ष मिला? 240 हो गया। 240 को बताओ किस वर्ष वर्तमान नाम मिला था? 240 का सी 1949 को मिला था। 1949 को मिला था। अब देखो 241 है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या है? NCDC का मुख्य कार्य क्या है? यही तो होगा, संक्रामक रोगों महामारियों का प्रबंधन। और क्या होगा? 241 का यही होगा, बी। अब चलो 242 क्या है कि तेल रिफाइनरी आपदाओं में तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्था IIP कहाँ स्थित है? क्या ये रुड़की है, कानपुर है, मुंबई है, हैदराबाद है? कहाँ है? 242 का क्या आंसर हो जाएगा? ये है रुड़की है। IIP रुड़की है। मतलब जो तकनीकी सहायता देता है तेल रिफाइनरीज में आपदाओं में, वो रुड़की में है संस्था। अब 242 हो गया। अब 243 चलते हैं क्वेश्चन नंबर। बिल्ड बैक बेटर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो पहले रिकंस्ट्रक्शन में होता है। ये होगा बी। 243 का बी होगा। यस, ये होगा पुनर्निर्माण के दौरान पहले से सुरक्षित ढांचा तैयार करना। बी होगा, बी। ये अब हो जाएगा 243। INSARAG नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है? बताओ। 244 है क्वेश्चन नंबर। मुख्य कार्य क्या है? चक्रवात की भविष्यवाणी, वनाग्नि को रोकना। बताओ 244 क्या होगा? ये होगा अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव टीमों का समन्वय करना। ये 244 का बी। देखो रासायनिक रिसाव, केमिकल लीकेज के समय विषाक्तता यानी टॉक्सोलॉजी की बात हो रही है। ये विषाक्तता मतलब विष के लिए जांच करने वाली संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। IITR कहाँ है? लखनऊ में है। IITR कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। 245 का क्या होगा? बी, लखनऊ में है। ठीक। स्पेस चार्टर समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ। स्पेस चार्टर समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए उपग्रह को लॉन्च करना या आपदा राहत हेतु मुफ्त उपग्रह डेटा उपलब्ध कराना। बी हो सकता है। क्या लग रहा है? 246 का बिल्कुल यही लग रहा है। हमारा हो गया था 246 क्वेश्चन तक। अब 247 क्या है कि तटीय समुदायों को सुनामी के प्रति जागरूक करने वाला सुनामी रेडी कार्यक्रम किसका है? तटीय समुदायों जो किनारे रहते हैं, तटों के किनारे रहते हैं, उनको सुनामी के प्रति जागरूक करने वाला सुनामी रेडी कार्यक्रम किसका है? ये क्वेश्चन किसका आगे बताओ। इसरो का है, इनक्वाइस का है, यूनेस्को IOC का है।
NIO का है। हमारा हो जाए 247 का आंसर क्या हो जाएगा? 247 का क्या हो जाएगा? लगाओ दिमाग। 247 का हो जाएगा C। ये हो जाएगा आंसर C। यूनेस्को IOC यानी यूनेस्को ये अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग, ठीक, यही हो जाएगा। अब हो जाएगा 248। 248 क्या है कि राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा प्राधिकरण नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 248। इसका हो जाएगा D। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अब हो जाएगा 2002 में है 248। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 249। भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण कौन करता है? भूकंपीय जोनिंग के BIS करती है या GSI करती है, CBRI करती है, IRS कौन करता है? बताओ। भूकंपीय जोनिंग और निर्माण कोड का निर्धारण कौन करता है? 249 का क्या होगा? A। ये हो जाएगा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। दो 250 नागरिक सुरक्षा यानी सिविल डिफेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा की स्थापना 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। 250 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक, यानी नेशनल रिमोट सेंसिटिव सेंटर का वर्तमान स्वरूप, इसका NRSC है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया बताओ? 251 का B 2008 में, यानी NRSC का आंसर हो जाएगा B 2008 में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र 2008 में आया। अब हम लोग चलते हैं 252। 252 में विकासशील देशों को आपदा पुनर्प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मंच है। विकासशील देशों को आपदा पुनर्प्राप्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला मंच कौन है? UNFCCC है कि ये है GFDRR यानी वैश्विक आपदा न्यूनीकरण एवं और स्थिति बहाली समूह। क्या है 252 का? तो 252 का B हो जाएगा, ठीक, GFDRR हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं 253। अब 253 है कि चक्रवात, भारी वर्षा है यानी साइक्लोन, हैवी रेन, अर्थक्वेक यानी भूकंप की नोडल एजेंसी कौन सी है? क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है? बताओ। CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या NGRI है? क्या है 253 का? बताओ। 253 का A होगा, IMD। यही है चक्रवात, भारी वर्षा और भूकंप की नोडल एजेंसी 253। चलिए अब 254 का होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते 254 क्या है कि औद्योगिक आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने वाली संस्था नीरी कहाँ स्थित है?
नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? ये नागपुर में स्थित है। 254 का बी हो जाएगा। ठीक है, ये औद्योगिक आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने वाली संस्था नीरी। अब हो जाएगा 255। ठीक, कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए कौन सा कोष है? ये क्या लॉस एंड डैमेज फंड है? हाँ, ये यही है, सी लॉस एंड डैमेज फंड है। ठीक, आंसर यही हो जाएगा। अब जो है हमारा डिवीज़न इसका कंप्लीट हो गया। अब फिर करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो इस 21 से पहले कोई करेंगे। और इसके साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद। और चलिए।